सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइज आज हमारा यह लास्ट लेक्चर है सिंटैक्स के ऊपर। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज हमारा लास्ट लेक्चर है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लास्ट में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आया हूँ। वैसा ही सरप्राइज़ जैसा कुछ लोग पहले ही अंदाज़ा लगा चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 में मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे पता चल गया कि कुछ एक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अंदाज़ा है कि किस तरीके का ये सरप्राइज़ होने वाला है। तो गाइज़ आज का लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं। पहले सीरियसली स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके बारे में बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सिंटैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। नेचर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसका समझ चुके हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। तो मीन्स का प्रयोग जब हम करते हैं, मीन्स शब्द का प्रयोग जब किया जाता है मेथड या प्रोसेस के अर्थ में, मेथड का मतलब हो गया तरीका या प्रोसेस का मतलब भी तरीका, उपाय या साधन के सेंस में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमें यह देखना होता है कि किस तरीके की बात की जा रही है। क्या कोई एक तरीका इस्तेमाल किया गया है या एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो तरीके यू हैव एडॉप्टेड, जो तरीके तुमने इस्तेमाल किए हैं, तो अब यू हैव एडॉप्टेड तो ये सेंटेंस बिल्कुल अलग हो गया। द मीन्स इज नॉट फेयर, तो द मीन्स इज नॉट फेयर में क्या हो गया कि जो तरीके तुमने इस्तेमाल किए हैं वो फेयर नहीं है, यानी कि वो सही नहीं है। तो यहां पर मीन्स को हमने क्या माना है, तो यहां पर मीन्स का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बन रहा है और उसी वजह से उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, ऐसा ये मान रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि भैया तरीके जो तुमने इस्तेमाल किए हैं वो फेयर नहीं है, तरीके जो इस्तेमाल किए हैं, बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं मानता कि तरीका जो इस्तेमाल किया है तब तो ठीक था, लेकिन मैं हिंदी में क्या कह रहा हूं, तरीके जो तुमने इस्तेमाल किए, इसका मतलब यहां पर ये सिंगुलर नहीं हो रहा है, यहां पर ये कैसा हो रहा है, प्लूरल का अर्थ दे रहा है। और यहां पर मेरी वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर ना होकर के प्लूरल ही होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तरीकों की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया है तो उसके लिए भी शब्द तो मीन्स ही आएगा, उसके लिए भी शब्द तो मीन्स ही आएगा, मीन तो हो नहीं जाएगा। तो अगर मैं उसे सिंगुलर के सेंस में मान रहा हूं तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे प्लूरल के सेंस में मान रहा हूं तो ये गलत है। तो सही या गलत किस पर निर्भर करेगा कि तरीकों के बारे में मैं क्या जानता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी ने केवल टैक्स का घोटाला किया है, तो एक ही तरीका है जिससे उसने अनफेयर तरीका यूज किया है। तो अगर टैक्सेशन सिस्टम में घोटाला किया है तो एक तरीका है, सिंगुलर है। टैक्सेशन में भी घोटाला कर लिया, लोगों की तनख्वाह में से भी पैसा खा गया, जो प्रॉफिट आया उसमें से भी हिस्सा जो है थोड़ा सा उसने मार लिया, तो अब इतने सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गए। तो मैं कहूंगा द मीन्स, अब यहाँ पर मीन्स कैसे हो गए, बहुवचन के हो गए। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका इस्तेमाल करने से पहले कि मीन्स शब्द में एक तरीका आ रहा है या एक से अधिक तरीकों का प्रयोग हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, अनफेयर मीन्स यानी कि अनैतिक तरीके वर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए हैं। तो लार्ज स्केल आ रहा है ना, तो इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अगर यूज हुआ है तो वहां पर हम इसे सिंगुलर या प्लूरल देखेंगे कि ये जो तरीका बोल रहा है, ये जो मीन्स बता रहा है, उसमें काउंटेबिलिटी है कि नहीं है, उन्हें गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता। गिना जा सकता है तो क्या वो एक है या एक से अधिक है, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर अनकाउंटेबल है, जिसे गिना ही नहीं जा सकता, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज हुई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम ये देख लेंगे कि भैया अगर मात्रा में है तो सिंगुलर लगा लो, संख्या में है तो प्लूरल लगा लो। इसलिए यहां पर राइट और रॉन्ग जब हमें पता चलेगा, जब हमें पूरी कंडीशन क्लियर होगी, राइट। तो जब हमारा कोई किसी पैराग्राफ में से जब कोई क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, तब वहां पर साफ क्लियरिटी हमें मिलती है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मीन्स का प्रयोग जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब आय का साधन या स्रोत के सेंस में होता है तो सदैव प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल रहता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब आय के साधन में बात कर रहा है, तो जब हिज मीन्स आर टू मीगर, यानी उसके जो आय के साधन है वो बहुत ही कम है, टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन प्रॉपरली, तो जिससे कि उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो सकती, या पढ़ाई लिखाई कराने के लिए जो पढ़ाई का खर्चा है उसके अनुसार उस व्यक्ति की आय जो है वो बहुत ही कम है। तो क्योंकि ये मीन्स क्या है, आय के अर्थ में आया है कि उसकी आय कितनी है, कम है, कम है। तो आय के अर्थ में आने की वजह से
आई के अर्थ में आने की वजह से सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और वर्ब भी हो गई प्लूरल, यानी कि ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड है हिज मीन्स इज या आर वेरी स्मॉल, यानी उसके आय के स्रोत या उसका आय का साधन जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में बताओ क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा कि आर लगाऊंगा? फटाफट से नंबर 2 डालिए और मुझे बताइए कि यहां इज आएगा या आर आएगा, फटाफट से बताइए। अरे भाई आज सरप्राइज आने वाला, इसका मतलब ये थोड़ी कि आज क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, आंसर्स तो लिखने ही है ना। बताइए पूरा, हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल या इज वेरी स्मॉल? एक बार इस नियम को पढ़ लेना करने से पहले। चलिए आंसर बता रहा हूं, तो यहां पर आर हमारा सही आंसर रहेगा, इज हमारा गलत आंसर होगा। चलिए गाइज इसमें अगला देखते हैं, अगला हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो यहां पर हमें सीधा नियम मिलता है गाइज, नाउन हो और नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस आ जाए। अपोस्ट्रोफी एस इसे कहा जाता है, अपोस्ट्रोफी इस चिन्ह को कहा जाता है। उसके बाद फिर से नाउन आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये जोड़ा बन जाता है, नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन बन जाता है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त लास्ट नाउन कौन सा है? ये वाला नाउन जो है नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब सीधी सी बात है भैया कि रोहन अपोस्ट्रोफी एस, रोहन्स बाइक इज वेरी नाइस। तो रोहन की जो बाइक है वो बहुत ही अच्छी है। तो सीधी सी बात है, मेरा वाक्य तो इतना ही है ना कि बाइक बहुत अच्छी है। किसी ने पूछा किसकी बाइक बहुत अच्छी है, तब मैंने कहा रोहन की बाइक बहुत अच्छी है। तो रोहन तो करता है ही नहीं, हम अच्छा किसे बता रहे हैं? बाइक को अच्छा बता रहे हैं। तो बाइक जो है वो बहुत ही अच्छी है। क्या बहुत ही अच्छी है? बाइक बहुत ही अच्छी है। तो ये हमारा नाउन जो है ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, बल्कि इस अपोस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला जो नाउन है वही हमेशा करेक्ट हमारा सब्जेक्ट रहता है। और अगर ये वाला जो नाउन है अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब लगा लो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब लग जाएगी प्लूरल, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमें क्या देखना है कि ये नाउन और ये अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस जो है, या इसमें देखें तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करता है। ये वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा और इसी नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। राइट एंड रॉन्ग आ गए भाई आपके वापस, सब में अपोस्ट्रोफी वाले हैं। देखिए फटाफट से देखिए, मुझे बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। नंबर 1 2 3 4 5 राइट और रॉन्ग बता दीजिए फटाफट से, फिर देखते हैं। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए ताकि आप यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट का पता लगा सकें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो यहां पर देखिए सीधी सी बात क्या है, मुझे बुक के अकॉर्डिंग लगाना है या बुक्स के अकॉर्डिंग लगाना है, हॉस्टल के अकॉर्डिंग लगाना है, यहां कॉलेज के अकॉर्डिंग लगाना है, सिंपल सी बात है। तो बुक मेरी सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, वर्ब हुई सिंगुलर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, वर्ब हुई प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब है सिंगुलर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सब्जेक्ट फिर से है मेरा सिंगुलर, लेकिन गड़बड़ हो गई, वर्ब आ गई प्लूरल, इनकरेक्ट। एसएस नहीं हुआ, एसपी हो गया गलती से। वुमेन्स कॉलेज इज फेमस इन आगरा, तो कॉलेज जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस जो है मेरी वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस में मेरा करेक्ट रहेगा। तो यहां पर 1 2 3 एंड 5 जो है मेरे करेक्ट सेंटेंस है। नंबर 4 जो है मेरा इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हॉस्टल जो है वो क्या है मेरा, हॉस्टल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, इज आनी चाहिए थी, लेकिन यहां क्या आ गई, वर्ब आर आ गई, इसलिए ये मेरा इनकरेक्ट माना जाएगा। राम्स बुक इज गुड में मेन सेंटेंस है मेरा बुक इज गुड, बुक्स आर गुड, हॉस्टल इज वेरी अट्रैक्टिव। अरे किसका हॉस्टल बहुत अट्रैक्टिव है भाई, गर्ल्स का हॉस्टल जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। चलिए तो बॉयज मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भाई गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो हॉस्टल आर वेरी अट्रैक्टिव, तो हॉस्टल्स होना चाहिए था अगर आर लगाना है तो, लेकिन हॉस्टल के साथ आर लग गया, गड़बड़ काम हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन्स कॉलेज। अब विमेंस कॉलेज है तो जो महिलाओं का जो महाविद्यालय है विमेंस है ना, तो वुमेन्स जो है वो बहुत फेमस है आगरा के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में मैं कॉलेज के अकॉर्डिंग इज़-एम-आर लगाऊंगा। आगे वाले जो शब्द हैं ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना प्रभावित करता है, ना सब्जेक्ट है, ना प्रभावित करता है। ये चीज मुझे इस नियम में याद रखनी है, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट देखिए अगला क्या आता है, यूथ का प्रयोग जब युवावस्था के अर्थ में होने पर इसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि अगर मैं यूथ शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहा हूं, युवावस्था को दर्शाने के लिए कर रहा हूं, तो भैया कोई किसी की जो उम्र होती है, किसी की जो अवस्था होती है, टीनेज हो गया, यूथ हो गया, या प्रौढ़ हो गया, या वृद्धावस्था हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें काउंटेबल तो है नहीं भाई। अगर युवा हूं तो आप बताओ कितना युवा हूं, क्या काउंट कर सकते हो? क्या काउंट तो नहीं कर सकते। काउंट करोगे तो जाके मेरी एज काउंट करोगे, लेकिन मेरी अवस्था या मेरी यूथ को तो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग जैसे टीनेजर हैं तो टीनेजर में आपकी उम्र काउंट हो सकती है, आप किस हिसाब से किशोरावस्था में आपकी किशोरावस्था को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनकाउंटेबल नाउन बनता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है, हमें पहले से पता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होती है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होती है। दो एग्जांपल हैं आपके सामने, एक सही एक गलत, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। हिज यूथ वॉज फुल ऑफ मिजरीज, मिजरीज का मतलब होता है दयनीय अवस्था, यानी उसका युवावस्था जो थी वो बहुत ही दयनीय अवस्था से या बहुत दयनीय स्थिति में निकल रही थी या भरी हुई थी। बताइए भैया वॉज लगाओगे कि वर लगाओगे? सीधी सी बात है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों जगह यूथ किस अर्थ में है, युवावस्था के अर्थ में है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, हो गई गड़बड़। फर्स्ट वाला करेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यूथ का प्रयोग जब युवक के अर्थ में हो तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसका प्लूरल फॉर्म यूथ्स भी होता है। आवश्यकता अनुसार इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सरल बात है। देखो, यूथ जो है उसकी अवस्था को नहीं गिन सकते, लेकिन यूथ को तो गिन सकते हैं। बॉयज यानी लड़के का जो नेचर होता है, जिसको लड़कपन कहते हैं, उस लड़कपन को नहीं गिना जा सकता। टीनेजर, अब आप टीनेजर हो, आपकी अवस्था को नहीं गिना जा सकता, लेकिन बॉय तो गिन सकते हैं ना भाई, गर्ल गिन सकते हैं, टीनेजर कितने हैं वो गिन सकते हैं, यूथ कितने हैं यानी युवा या जवान कितने हैं। युवक का यहाँ क्या मतलब है, कितने युवा लोग हैं भाई यहाँ पे हमारी क्लास में और कितने बुढ़ापे वाले हैं, तो गिन सकता हूं ना कितने युवा हैं और कितने बूढ़े हैं, राइट। तो जब हम इन्हें गिन सकते हैं तब ये काउंटेबल हो जाते हैं और इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है यूथ्स। और अगर यूथ का प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर है, यूथ्स का प्रयोग हो रहा है तो प्लूरल है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा लो, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा लो, टेंशन ही नहीं कोई। ठीक है, तो यहां पर यूथ शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, युवा या युवक के अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है तो युवा या युवक लोगों को गिना जा सकता है, वो हमारा काउंटेबल नाउन बनता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। आपके सामने यहां पर दो एग्जाम्पल है, प्लीज देखिए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित कीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अ यूथ वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, 3 youths वर गिवन अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस। पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट। यूथ, अ यूथ बोल रहा है मतलब एक युवक खेल रहा था प्लेग्राउंड में, तो एक युवक खेल रहा है तो एक युवक कैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। 3 youths यानी कि 3 युवक, अब 3 युवक तो प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट यहां हो गया प्लूरल और यहां पर वर्ब देखिए हमने तो वर्ब भी आ गई हमारी प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इनमें से इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, क्योंकि यूथ और यूथ्स के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आता है, यदि हेयर, क्या शब्द आया यहां पे हमारा, हेयर शब्द, मैरिज, ब्यूटी, फोर्स या फिर ऐसा कोई मटेरियल जो कि बुन करके, वीविंग का मतलब होता है बुनना, बुन करके बनाया गया हो, जैसे कि क्लोथ या ग्लास शब्द का प्रयोग जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ऐसी होती है जिसे गिन नहीं सकते, जो गिन नहीं सकते वो एक नहीं हो सकती, जो एक नहीं हो सकती वो दो नहीं हो सकती। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। भाई पानी है, अब पानी को गिनो तो आप कहोगे सर नहीं गिना जा रहा,
नहीं गिन रहे तो एक भी नहीं बोल पाओगे, जब एक नहीं बोल पाओगे तो दो नहीं होगा, जब दो नहीं होगा तो सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर रहती है, और उनके साथ वर्ब्स जो रहती हैं वो भी कैसी रहनी चाहिए, वो भी सिंगुलर ही रहनी चाहिए। हेयर, मैरिज, ब्यूटी, फोर्स और ऐसा मटेरियल जो कि बुन करके बनाया गया हो, जिसे कपड़ा कहा जाता है, क्लोथ कहा जाता है, या ग्लास जो शब्द है, ये सारे के सारे सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त की जाती है। आपके सामने 6 एग्जांपल्स हैं, फटाफट से बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। जो सही है सही कीजिए, गलत है गलत कीजिए, फिर देखते हैं इसमें से क्या करेंगे। चलिए फटाफट से कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैरिज इज, तो मैरिज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, इज मेरा सिंगुलर वर्ब। द ब्यूटी ऑफ गरिमा इज, गरिमा की जो सुंदरता है, तो सुंदरता सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। हेयर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। ग्लास सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। द फोर्स ऑफ विल, इच्छा की जो शक्ति होती है, इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं, तो सब्जेक्ट मेरा ये है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। और दिस क्लोथ इज एट्रैक्टिव, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यानी कि करेक्ट 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 करेक्ट। हमेशा याद रखना गाइस, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, खास करके ऑफ, प्लस नाउन अगर होता है तो इसमें से ये वाला नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, ये वाला नाउन कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये नाउन या ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जानी चाहिए, यानी इस नाउन के आधार पर होता है। अब देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमें ऐसे मिले, 2 मिले। एक तो है ब्यूटी ऑफ गरिमा इज, तो ब्यूटी ऑफ गरिमा में ये जो ब्यूटी शब्द है ना, तो देखो क्या है, नाउन ऑफ और नाउन, तो ये ब्यूटी शब्द हमारा सब्जेक्ट है, गरिमा शब्द हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सेम कंडीशन में द फोर्स ऑफ विल, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहां पर फोर्स शब्द जो है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, विल जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या सब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो हम लोग पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग उसे अपना सब्जेक्ट मान करके सिंगुलर या प्लूरल करते हैं। राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट देखिए, जब ब्यूटी शब्द का प्रयोग सुंदर या खूबसूरत व्यक्ति या स्त्री के अर्थ में हो तो, बहुत ही गलत चीज बोलनी पड़ेगी मुझे ये समझाने के लिए, कोशिश करता हूं कुछ सही बोलूं, कुछ अच्छा बोलूं, कुछ पॉजिटिव बोलूं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को पुकारना चाहता है और ये कहकर पुकारना चाहता है, हे सुंदरी सुनो तो वहां पर जब वो कहेगा ना हे ब्यूटी, तो वो हे ब्यूटी उसकी सुंदरता के लिए नहीं कहेगा, वहां पर हे ब्यूटी कहेगा सुंदरी के अर्थ में। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन और कोई एग्जाम्पल सूझ नहीं रहा, दिमाग में आ नहीं रहा, तो इसी से समझ लो कि जब मैं कहना चाहता हूँ हे सुंदरी तो मैं कहूँगा हे ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब यहाँ पर उसकी सुंदरता से नहीं है, मैं सामने वाला जो सुंदर व्यक्ति है मैं उसी को संबोधित कर रहा हूँ ब्यूटी कह करके। आई बात समझ में? तो जब ब्यूटी शब्द का प्रयोग सुंदर या खूबसूरत व्यक्ति अथवा स्त्री के अर्थ में हो तो इसे काउंटेबल माना जाएगा, है ना। मान लीजिए कि किसी रूम में 3-4 महिलाएं हैं और मैं सभी को कहना चाहता हूं हे सुंदर महिलाओं यहाँ से बाहर निकलो ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, हे ब्यूटीज कह दूंगा वहां। हे ब्यूटीज मतलब सभी सुंदर महिलाएं या सभी सुंदर पुरुष जो है कृपया कर वे बाहर निकल जाएं। तो ऐसा कहने के लिए जब मैं ब्यूटी शब्द का प्रयोग करूंगा तो मैं यहाँ पर इसका प्लूरल भी कर सकता हूँ, ब्यूटी का ब्यूटीज भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये काउंटेबल है। इसमें IES जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? IES यहाँ पर जोड़ा जाता है, जोड़ करके इसे प्लूरल बना लिया जाएगा। अच्छा, जोड़ कर बनाना है, लेकिन याद रखना Y हटाकर जोड़ना है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो Y भी रख लेंगे और IES भी लगा देंगे, वो नहीं करना है। Y हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो सीधे सीधे तौर पर अगर एक है तो मैं कहूँगा हे ब्यूटी
बहुत सारे हैं या बहुत सारी है, तो मैं कहूंगा हे ब्यूटीज। ठीक है, इस तरीके से कहूंगा। अब अगर ब्यूटी कह रहा हूं तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब भी लग जाएगी सिंगुलर। लेकिन ब्यूटीज कह रहा हूं तो सब्जेक्ट है प्लूरल और वर्ब भी लग जाएगी प्लूरल। बस इस बात का यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। और ये ब्यूटी या ब्यूटीज का मतलब सुंदर या सुंदरता से नहीं है, सुंदर व्यक्ति से है या सुंदर महिला से है या सुंदर स्त्री से है या सुंदर कन्या से है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में से बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। गो फॉर इट, चलो फटाफट से, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो ब्यूटी शब्द यहां पर अ ब्यूटी कह रहा है, मतलब अ कह दिया यानी एक ब्यूटी, एक ब्यूटी मतलब एक है कोई सुंदर, इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा, नॉट बैड। सब्जेक्ट है मेरा सिंगुलर, वर्ब भी हो गई मेरी सिंगुलर, मेरा आंसर करेक्ट है। 3 ब्यूटीज आर वेटिंग फॉर यू। ओहो क्या बात है, ये और बेहतर है भाई। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा यहाँ प्लूरल और वर्ब भी हो गई मेरी यहाँ पर प्लूरल, आर वेटिंग फॉर यू। तो यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जॉब लगेंगे, तो ये दोनों में से कोई भी बात सच हो सकती है। ठीक है ना, अ ब्यूटी इज वेटिंग फॉर यू, ये भी सही हो सकता है, ये भी सच हो सकता है। 3 ब्यूटीज आर वेटिंग फॉर यू, ये भी सच हो सकता है। लेकिन पढ़ लिख करके अच्छी जॉब लग के, अच्छा एक सोशल रेस्पेक्टफुल पर्सन बन के आप इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में विचार कीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। जब हेयर से पहले अ 1 2 या 3 आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नंबर्स का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है गाइस, यहाँ पे नंबर्स का प्रयोग हो रहा है। और नंबर्स का प्रयोग अगर एक हो रहा है, यानी कि अ या 1 के सेंस में हो रहा है, तब तो एक हो जाएगा, तब तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर रहेगा। लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि 2 अथवा 2 से अधिक होने पर प्लूरल हो जाएंगे। आदि का प्रयोग किया जाता है तो इसके अंत में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जा सकता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखो 2 3 4 5 इत्यादि हो तो हेयर शब्द को आप किस में चेंज कर सकते हो, हेयर्स में चेंज कर सकते हो। किस में चेंज कर सकते हो, हेयर को हेयर्स में चेंज किया जा सकता है ना। तो एक नायक जो है वो भोजन करने बैठता है और भोजन करते हुए वो देखता है कि उसके खाने में एक बाल आ गया। वो देखता है चलो कोई बात नहीं यार, आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर थोड़ा भोजन करने लगा, दूसरा बाल आ गया, फिर तीसरा बाल आ गया। तो सामान्यतः बाल जब मेरे सर पे हैं तब, या किसी महिला के सर पे हैं तब उन्हें गिना नहीं जा सकता। लेकिन जब हम भोजन कर रहे हैं और उसमें बाल आ रहा है तो उसको तो गिन सकते हैं ना भाई। वहां पर हम बालों के लिए थोड़ी कहेंगे कि भैया ये काउंटेबल नाउन नहीं है, आप गिनो मत बालों को कि खाने में कितने बाल आ रहे हैं, क्योंकि हेयर तो अनकाउंटेबल होते हैं ना, तो प्लीज आप भी मत गिनो। ऐसा थोड़ी होता है भाई, सामने दिख रहे हैं बाल, 3 बाल निकल गए। तो नायक नायिका से अति प्रेम पूर्ण ढंग से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और सम्मानजनक तरीके से कहता है, हे सजनी कृपया भोजन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो सजनी से गजनी बनाने में समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सजनी और गजनी वाला मामला बालों के कारण बिगड़ गया, क्योंकि खाने में क्या हुआ, बाल निकलने लग गए। और जब बाल निकलने लगे तो उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के सर पे बाल हैं तो गिन नहीं सकते, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर आप तकिए पे सोने जा रहे हो और उस पर 2-3 बाल पड़े हैं तो आप गिन सकते हो ना, अरे यार 3-4 बाल है, किसके है ये, लेके जाओ। जिसकी भी संपदा है कृपया अपने पास रखें, इधर उधर कहीं ना छोड़े। यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं रखें। जिसके बाल हैं उठाओ, ले जाओ, इस तकिए को भी ले जाओ और बालों को भी ले जाओ। तो वहां जहां बाल स्वाभाविक तौर पर गिन सकते हैं वहां बाल काउंटेबल हो जाते हैं। काउंटेबल होने पर अगर 1 से अधिक है या 2 से अधिक है तो हम उन्हें प्लूरल कर देते हैं हेयर्स करके, और उनके साथ आने वाला जो हमारी वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आई फाउंड नॉट 1, मुझे 1 नहीं बट 3 हेयर्स ऑफ योर सोफा। सोफे के बाल मिले हैं 3, ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे 1 नहीं बल्कि 3 बाल मिले हैं तुम्हारे सोफे पर या तुम्हारे सोफे से। 2 हेयर्स ऑन हिज हेड आर ग्रे, यानी उसके पूरे सर पे कितने बाल ग्रे कलर के हैं, केवल 2 बाल जो हैं वो ग्रे कलर के, बाकी सारे काले हैं।
तो यहाँ पर उसने गिने हैं बेचारे ने बैठकर पूरे सर में कि कितने बाल ग्रे हैं। तो इस परिस्थिति में जब यहाँ पर हम हेयर्स का प्रयोग कर रहे हैं, ये हेयर्स का प्रयोग करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया 3 हेयर्स, यहाँ पर क्या कहा गया 2 हेयर्स। इस तरीके का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो वापस से मेरी बात को सुनो, सामान्य अर्थ में मेरे बाल काले हैं अगर मैं ऐसा कहूँगा तो यहाँ पे बाल काउंटेबल नहीं है। उसके बाल भूरे हैं तो काउंटेबल नहीं है, उसके बाल पीले हैं तो काउंटेबल नहीं है, लाल है तो काउंटेबल नहीं है, पिंक कलर के हैं तो भी काउंटेबल नहीं है। गिन के 1 या 2 बाल अगर कोई काला पीला कर रहा है तो वो काउंटेबल है, क्योंकि वो गिन के कर रहा है ना, मुझे केवल 2 बाल चाहिए पीले, तो फिर वहां पे तो वो काउंटेबल हो जाएगा। बनाओ काले पीले, बनाओ बनाओ, तुम्हारे सर पे टैक्सी, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जिसको हेयर कलर लगाने का शौक है उनके संदर्भ में है ये बात, और किसी के संदर्भ में नहीं है, ठीक है। जब ग्लास का प्रयोग, ग्लास शब्द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है तो ग्लास में अर्थ होता है, तो आवश्यकता अनुसार सिंगल या प्लूरल हो सकता है। अब देखो, एक शब्द मैंने लिखा ग्लास, अब मुझे तो ये भी नहीं पता अभी तक कि ग्लास को हिंदी में क्या कहते हैं। एक अर्थ तो हुआ कांच, और सॉरी मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। एक होता है गिलास गिलास मतलब जो हम पानी वगैरह पीने के लिए काम में लेते हैं, पानी, दूध, छाछ इत्यादि जिसमें पीते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे गिलास कहते हैं। तो जब ग्लास शब्द का अर्थ कांच के रूप में होगा तब तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है भैया, तब तो हम इसे गिन नहीं सकते। लेकिन जब इसका गिलास यानी कि वो बर्तन के रूप में, गिलास क्या बर्तन होता है ना, एक घर में सबके होगा यार, ग्लास तो बहुत कॉमन सी चीज है, तो जब बर्तन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है तब ये काउंटेबल नाउन हो सकता है, क्योंकि ग्लास हम गिन सकते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, गिलास हम गिन सकते हैं, ग्लास हम नहीं गिन सकते। ग्लास यानी कि कांच नहीं गिना जा सकता। ग्लास की शीट्स जो होती हैं उन शीट्स को गिना जाता है कि कितनी शीट्स हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ये 10 क्या गिना हमने, ग्लास की बनी हुई शीट्स गिनी है। लेकिन घर में जो गिलास होते हैं उनको सीधा गिन लेते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास, 10 गिलास, 15 गिलास, तो तब ये काउंटेबल हो जाते हैं, और इस परिस्थिति में ये काउंटेबल नहीं रहते हैं। दैट्स द डिफरेंस। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। आई एम सॉरी, अजीब लग रहा है गिलास बोलने में, लेकिन मैं क्या करूं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बहुत सेम है, एक जैसा है। किसी को पता हो कि यार ये वाले गिलास को हिंदी में क्या कहते हैं तो बताना। जो बर्तन वाला गिलास होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अगर पता हो तो प्लीज बताइएगा। 6 ग्लासेस आर ऑन द टेबल, टेबल पर कितने ग्लासेस रखे हुए हैं, कितने गिलास रखे हुए हैं, तो 6 रखे हुए हैं। दोनों हमारे करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द में जो ग्लास और ग्लासेस का प्रयोग किया गया है वो इस वाले अर्थ में प्रयोग हुआ है, इस वाले अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाले अर्थ में होता तो अनकाउंटेबल होता, सिंगुलर बन जाता, राइट और रॉन्ग। और जब अनकाउंटेबल होता है तो उसको ग्लास से ग्लासेस नहीं किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लेकिन जब ग्लास का अर्थ चश्मा होता है, चश्मे के अर्थ में तो और मामला खराब है, इसका तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, हाँ, इन सब के लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चश्मा। तो चश्मे के अर्थ में होता है तो प्लूरल होता है, और प्लूरल ही रहता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके लिए मैंने एक रूल पढ़ाया था अलग से, किसी को याद हो तो, सिजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, स्पेक्टिकुलर्स, बाइनिकुलर्स, ये सारे के सारे जो जोड़े में हैं, शूज, सॉक्स, ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये सारे ही शब्द हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े के अलावा नहीं बनते, तो इसलिए ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, है ना। कैंची हमारे हाथ में एक है लेकिन वो 2 भागों से मिलकर के बनी है, इसलिए वो प्लूरल है, ऐसा समझ लो। पैंट्स एक ही पहन रखी है लेकिन 2 भागों से मिलकर के बनी है, इसलिए पैंट्स कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है, ट्राउजर्स कहा जाता है। चश्मा भी 1 भाग और 2 भाग, 2 भागों से मिलकर के बना है, तो क्या कहूंगा, स्पेक्टिकुलर्स या ग्लासेस। अगर इसी जगह धूप वाला चश्मा होता तो सनग्लासेस कह देता, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमेशा प्लूरल रहता है, इसको सिंगुलर नहीं किया जा सकता। कब, जब चश्मे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इंग्लिश में अगर किसी को याद रखने में दिक्कत हो ना, तो हिंदी में चश्मे बोलना शुरू कर दो। क्या पहन रखा है, मैंने चश्मे पहन रखे हैं क्या पहन रखा है,
चश्मे पहन रखे हैं। तो यहाँ पर ग्लास शब्द जो है जब चश्मे के अर्थ में आए तो इसके लिए हमेशा ग्लासेस ही लिखा जाता है, सामान्यतः ग्लास नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ग्लासेस लिखा जाता है, ग्लास लिखना गलत होता है जब चश्मे के अर्थ में होता है। तो माई ग्रैंडफादर्स ग्लासेस आर न्यू, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। माई ग्रैंडफादर्स ग्लासेस इज न्यू, नहीं भैया, आपके दादाजी अगर एक आंख में चश्मा पहनते हैं ऐसे करके आधा कटवा के, तो आप ग्लास बोल सकते हो। वैसे ऐसा कोई होगा नहीं जो आधा कटवा के और आधा ऐसे नाक पे टिका के आधा ही चश्मा पहनेगा, पॉसिबल नहीं है। क्लोथ का प्रयोग जब वस्त्र के अर्थ में होता है तो इसे प्लूरल नाउन माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र मतलब ऐसे वस्त्र जो सीधे धारण करने के लिए तैयार हो। अब वस्त्र वस्त्र में अंतर समझ लो। यहां पर एक तो होता है कपड़ा। अब इस कपड़े को मैंने खरीदा, कुर्ते के लिए खरीदना है, 3 मीटर खरीद लेता हूं। 3 मीटर मैंने 3.5 मीटर में बन जाएगा मेरा कुर्ता, 3.5 में बनेगा, 3 में बन जाना चाहिए आई थिंक। चलिए 3 मीटर, छोटा पड़ेगा तो हाफ आस्तीन वाला बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है। अब मैंने कपड़ा खरीदा 3 मीटर का, और 3 मीटर का कपड़ा खरीदा, तो ये जो कपड़ा है जिसे मैं कहता हूं क्लोथ, ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सदैव सिंगुलर में रहेगा। लेकिन अब ये कपड़ा लेकर के मैंने एक कुर्ता सिलवा लिया। क्या सिलवा लिया? कुर्ता सिलवा लिया। अब कुर्ता सिलवाने के बाद क्या हुआ, इसे मैं अभी भी अपने बोलचाल की भाषा में कपड़ा ही कह रहा हूं। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये वो वाला कपड़ा है। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, जो रेडी टू वियर हैं, जो पहनने के लिए बिल्कुल तैयार है, अभी मैं पहन सकता हूं। तो जब मैं यहाँ पे कपड़ा कह रहा हूं तो मैं कपड़ा नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मेरा कुर्ता कहाँ है। जब मैं कपड़े के लिए पूछ रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं भाई मेरी ये ब्लू वाली वर्दी जो है, टी शर्ट जो है, ये कहाँ है, जो मेरे यूट्यूब क्लासेस के लिए मैं हमेशा पहनता हूँ, ये वाली वर्दी कहाँ है, ये वाला कपड़ा कहाँ है। तो इस समय जब मैं कपड़ा पूछ रहा हूं तो मैं एक प्लेन जो बुना हुआ कपड़ा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रेडी टू वियर कपड़ा है उसकी बात कर रहा हूं। तो इसे प्लूरल नाउन माना जा सकता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि वेयर आर माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, इसका मतलब जो रेडी टू वियर वाले हैं। लेकिन जो केवल कपड़ा है जिसे अभी सिलना बाकी है वो सिंगुलर रहेगा, रेडी टू वियर वाला कपड़ा हमेशा प्लूरल रहता है। हम बोल देते हैं, बात को समझो, लिखा हुआ सब जगह पढ़ोगे ना, केवल रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी बेटा बाद में। इसलिए प्रैक्टिकली समझो। आप सुबह जब स्कूल के लिए निकल रहे होते हो, आपको अपने कपड़े नहीं मिलते और आप कहते हो कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, या मैं नहाने जा रहा हूँ मेरे कपड़े निकाल के रख दो। अब यहाँ पर ये जो कपड़े शब्द है, इसमें वास्तविकता में आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्म की, वास्तविकता में आप बात कर रहे हो पैंट्स की, शर्ट्स की, या गर्ल्स जो हैं सलवार सूट पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ कपड़े से एक नॉर्मल जो मील से निकला हुआ कपड़ा है उसकी बात नहीं हो रही है, जिसको अभी सिलाई के लिए देना बाकी है, अब उससे सिल करके फिर आपकी ड्रेसेस बनेंगी। तो जब भी आप कहते हो मेरे कपड़े कहाँ हैं या मेरे कपड़े निकाल दो, या जैसे एक सेंटेंस है हर क्लोथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने हो गए हैं। कौन से? जो वो पहनती है, जो भी कपड़े वो पहनती है वो पुराने हो गए हैं। तो यहाँ पर पहनने वाले जब कपड़ों की बात हो रही है तो क्लोथ का क्लोथ्स हो गया, और आर बिल्कुल सही है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब भी हमारी प्लूरल है। हर क्लोथ्स इज ओल्ड कहना गलत है, क्योंकि क्लोथ्स में वो टॉपर ऊपर जो पहना जाता है और बॉटम में जो पहना जाता है, दोनों चीजों को पहनेगा इंसान। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्लोथ्स जो है हमारा प्लूरल सही माना जाएगा, राइट। तो इसमें हमारा ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहां पर इज का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, यहां क्लोथ्स आ गया, राइट। जब फोर्स का प्रयोग तीनों सेनाओं के लिए, बहुत शानदार। जब फोर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाए, फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के अर्थ में सैनिकों के लिए होता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 5000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू जैसलमेर, यानी 5000 की सेना। फोर्सेस का मतलब यहां क्या है, सेना। सेना का मतलब क्या है, सैनिक। एक शब्द लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं लेकिन समझ लेना, दल, क्योंकि दल बनाते ही तो वो समूहवाची हो जाएगा ना। 2-4 अभी पकड़ लेंगे, देखना कमेंट में अभी देख लेना, पकड़ लेंगे। सर आपने तो वहां सैनिक दल बोला था, फिर आपने उसकी समूहवाची संज्ञा क्यों नहीं की, इसलिए पहले कह दिया। सैनिक दल का मतलब
5,000 सैनिक भेजे गए। अब 5,000 सैनिक सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे? अगर मैं दल नहीं बोलता हूं तो सीधा कहता हूं 5,000 सैनिक। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? नेचुरल सी बात है, प्लूरल है। तो 5,000 फोर्सेस हैव, तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, यहां पर मेरी वर्ब भी प्लूरल हुई, मेरा सेंटेंस करेक्ट है। मेरे इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। आर्मी मतलब थल सेना, एयरफोर्स नभ सेना, नेवी जल सेना, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। चलो, टॉपिक तो खत्म हो गया। आपने देख भी लिया होगा क्या हुआ। अभी 1 सेकंड के लिए कुछ आगे पीछे हुआ, गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था। ये लास्ट स्लाइड है। चलिए, तो टॉपिक तो खत्म हो गया, अब बात करेंगे जो सरप्राइज है उसके बारे में। लेट्स डू इट, कर लेते हैं इसे। अब 2 मिनट के लिए थोड़ी सी पढ़ाई दिमाग से निकाल देना, है ना, कि भाई पढ़ाई पर अब बहुत ज़्यादा चर्चा ना हो। कुछ एक मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। मेरी कोशिश ये रही कि स्क्रीनशॉट में ऐसे लूँ जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम आए। अगर आपका नाम आज नहीं आता है इस लेक्चर में, तो आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है सिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। और उसमें मैं आज के जो स्पेशल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन सब का मैं ज़रूर उसमें नाम लूँगा सिंथेसिस के अंदर। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो सबसे पहले है छोटे सिंह, जो ऑलमोस्ट हमारे हर लेक्चर पर उनका कमेंट, उनका कुछ ना कुछ रिप्लाई हमें मिल रहा है कॉन्स्टेंटली। तो छोटे सिंह यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टूडेंट है। वेलकम फ्रेंड चित्रांश सर की क्लास में, थैंक यू मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए। डिम्पल यादव जो हैं उन्होंने भी आंसर्स दिए हैं, और जैसे मैंने कहा है वैसे ही आंसर उनके आ रहे हैं। वो टाइम को टैग करते हैं कि इस समय पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सा सही है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि केवल जैसे ही है ना करेक्ट इनकरेक्ट, राइट रॉन्ग, ऑल राइट, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस को खुद लिख रहे हैं। और इससे पता है डिम्पल को क्या फायदा हो रहा है? डिम्पल की खुद की प्रैक्टिस हो रही है। डिम्पल प्रैक्टिस के लिए बाद में टाइम नहीं निकालेगी, क्योंकि उसने यहां दिमाग लगा लिया कि मैं हैंड टू हैंड प्रैक्टिस चैट में ही करती चलूंगी। चैट मतलब कमेंट बॉक्स में, नो सॉरी, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस करती हुई चलूंगी। तो वो हैंड टू हैंड वाक्य बनाकर देख रही है, जिससे कि उसका एक्सपीरियंस स्टैब्लिश हो रहा है। और आगे जब भी आंसर लिखना होगा या आर्टिकल लिखना होगा या लेटर लिखना होगा, तो उन्हें इन सेंटेंसेस का अगर इस्तेमाल करना होगा ना, तो ये सेंटेंस डिम्पल के पहले ही तैयार है। उसके बाद सेव सॉइल के जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं अनुप्रिया अग्नि बैच से हैं। अनुप्रिया ने एक और थैंक यू देना है अनुप्रिया को उस चीज़ के लिए कि जो उन्होंने गुरु पूर्णिमा वाला एक वीडियो था जिसमें उन्होंने डेडिकेटेड एक वीडियो मेरे लिए बनाया था। थैंक यू वेरी मच अनु उसके लिए, एंड गॉड ब्लेस यू। आप आगे ऐसे ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। ये यहाँ पर आप अनुप्रिया के अगर रिसर्च पॉइंट्स अगर आप देखेंगे 3 4 5, कम से कम 5 तो मुझे याद है अच्छे से, कि अनुप्रिया के जो रिसर्च पॉइंट्स थे, जो उन्होंने रिसर्च करके लिखा, इतना शानदार लिखा कि कसम से उसको पढ़ने में कई बार मजा आ जाता है ना। बहुत अच्छा। आप इन कई कमेंट बॉक्स में देखिएगा, अनुप्रिया के बहुत सारे रिसर्च वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बहुत शानदार, बहुत एक्सप्लेनेशन से लिखे हैं। हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, उसका एग्जाम्पल भी लिखा है और एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। जैसे मैं समझाता हूँ ना बोल बोल के, वैसे समझाने वाला तरीका भी वहाँ पे आए। साथ में यहाँ पे लक्ष्मी किरण है। लक्ष्मी किरण जो है रेगुलरली हर बैच में हमारे हर लेक्चर के अंदर, ये देखो इन्होंने बता रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन का यूज होता है। और देखिए नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसमें रीड मोर में अगर मैं जाऊंगा तो ये कम से कम इतना बड़ा मैसेज है, इसको पूरा पढ़ता हूँ मैं। सच में आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने ऐसे मैसेज किए हैं मैं सारे कंप्लीट उन्हें पढ़ता हूँ। तो थैंक यू लक्ष्मी, और इसी तरह जुड़े रहिए और इसी तरह अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाइए। उसके बाद में ST करके कोई स्टूडेंट है, केवल S और T है। फर्स्ट रूल एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने बताया, सेकंड रूल का एग्जाम्पल, जब मैंने ये एग्जाम्पल को ही, यानी हर रूल पे एक एक एग्जाम्पल मैंने मांगा था, उस वाले का है। तो बहुत अच्छा इन्होंने भी लिखा है। फिर हमारे साथ किशन मोडनवाल हैं। तो किशन मोडनवाल जो हैं ये कभी कभार आते और कभी कभार जाते रहते हैं। तो किशन जी अब बांसुरी बाद में बजाइएगा, पहले अब आगे के जितने लेक्चर्स आएंगे उसमें आप कंटिन्यू रहने चाहिए। और फर्स्ट डे यानी जिस दिन लेक्चर अपडेट होगा उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे आपका कमेंट दिख जाना चाहिए, ठीक है। फिर है कमर कुल्ड जो उमंग बैच से हैं।
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपका भी बहुत अच्छा, मैंने देखा काफ़ी सारे लेक्चर्स में आपके कमेंट हैं। उसके बाद है प्रीति शर्मा, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। फिर है अंजलि पाठक, वो भी कहती है ऑल राइट। ओके अंजलि, ऑल राइट सब ठीक, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप भी और इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। विनय मिश्रा, सभी सही हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी काफ़ी जो हमारे लेक्चर्स हैं उस पर आपके भी कमेंट मैंने देखे हैं। अमन वर्मा जो हैं ये भदेवरा वाले, अब मुझे भदेवरा बांदेवाड़ा है शायद, मुझे एक बार प्लीज़ हिंदी में लिख के बताना इस जगह का नाम क्या है, ठीक है? मैं शायद इंग्लिश में ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अमन वर्मा जो हैं ये भी रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किड्स फैक्ट अगले हमारे हैं आर होगा। आरती, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम डियर आरती, आपका स्वागत है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, आगे पढ़ते रहिए। श्याम पटवा जो है स्टूडेंट ऑफ प्रिया मैम, बिल्कुल आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप लोग मैंने भी बहुत अच्छे से टाइम को टैग करके ट्रू एंड फॉल्स दिया है यहाँ पे। शालिनी शर्मा, हर हर महादेव, यू आर डायमंड्स सर, आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। देखो बेटा मैं एक ही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर यू आर अ डायमंड कर सकते हैं या यू आर डायमंड कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं तो यू आर द डायमंड भी कर सकते हैं। वैसे यू आर अ डायमंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल रहेगा। डायमंड्स करना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि मैं एक ही हूँ, एक से ज़्यादा डायमंड नहीं हूँ, मैं एक ही डायमंड हूँ इसलिए, ठीक है? मैं सेंटेंस के वे में कह रहा हूँ, मैं डायमंड वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। और आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू वेरी मच शालिनी शर्मा। लक्ष्मी विश्वकर्मा, थर्ड भी रॉन्ग। यहाँ पर बेटा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सही और गलत तो होता रहेगा। बोला ना गिरते हैं शेर सवार जंग मैदान में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों पर चला करते हैं। तो आप तो शेर की सवारी कर रहे हो जंग के मैदान में, गिरना पड़ना चलता रहता है, उसको एंजॉय करो। अरे वाह मेरे 5 गलत हुए, अरे वाह आज मेरे 7 गलत हुए, मज़ा आ गया। इतना पढ़ा फिर भी 7 गलत हो गए कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेंगे, दोबारा से टेस्ट देंगे, इस बार बढ़िया हो जाएगा, क्या परेशानी है। इस तरीके से एंजॉय करो लाइफ में, हार को एंजॉय करना सीखो। हार को जिसने एंजॉय करना सीख लिया उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर है अर्चना गिरी, लर्न एंड शेयर से हैं, हमारे ही चैनल से, नीट लवर हैं ये। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ। थैंक यू बेटा, आप बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए, इसलिए आपको समझ में भी आता है। फिर है पूनम देवी, जिन्होंने टाइम टैग करके राइट और रॉन्ग को बताया, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल से इन्होंने बताया। 1 2 3 4 राइट के लिए राइट टिक और रॉन्ग के लिए शायद एक्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अलग तरीके से, यूनिक तरीके से इन्होंने बताया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे रौनक अंसारी इश्कू, जो है अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कौन सा सही है गलत है। फिर है अभिनीति यादव, द पीस ऑफ एडवाइस गिवन बाय हिम इज वेरी यूजफुल इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे। द वर्ड, उसके बाद नजीम है हमारे साथ। नजीम भी कई बार आते हैं, कई बार बीच में गायब हो जाते हैं, नजीम भी बहुत रेगुलर नहीं है ना, तो नजीम बेटा रेगुलर रहना है। फिर सृष्टि शर्मा है, सृष्टि शर्मा जो है उन्होंने 26 का बताया है, सही है गलत है इस तरीके से ये बता रहे हैं, वेरी नाइस। उसके बाद गुरुदत्त सिंह है जो अग्नि बैच से हैं। आइदर और एंड नाइदर नॉर का यूज एज अ कंजक्शन की तरह भी करते हैं। आइदर और पॉजिटिविटी के सेंस में यूज किया जाता है, नाइदर नॉर नेगेटिविटी के सेंस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया है। क्वेश्चन या होमवर्क ये था आइदर और नाइदर नॉर के बीच में डिफरेंस बताना था, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी था उसमें शायद। फिर है रवि राव, रवि राव काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं। नेक्स्ट अंजना जो है बारो का नाम है, देखिए मैं सरनेम ठीक से नहीं, क्योंकि देखिए नाम जो होता है ना उसके अंदर स्पेलिंग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो प्लीज़ मिस प्रोनाउंसिएशन का बुरा मत मानिएगा। अंजना बरोका जो है 2 रॉन्ग बता रही हैं। फिर है श्रुति माहौर, इनका भी काफ़ी एक्टिव रहता है। रजत यादव, फ्यूचर आईपीएस, बिल्कुल सर हम आपको सैल्यूट करेंगे जब भी आप आईपीएस बनेंगे, और डेफिनेटली मिलने ज़रूर आइएगा, नहीं तो हम आ जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आपसे। फिर है हेमंत सिसोदिया, लर्न एंड शेयर अग्नि बैच, ये भी आंसर देते रहते हैं। DRX प्रियांश 05, इनका भी रेगुलर आंसर मैंने देखा है। प्रशांत लर्न एंड शेयर, ये भी हैं। फिर कमर कुल्त उमंग बैच, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। गुरु जी का शिष्य विशांत अग्नि बैच,
सर मैं यूपी से हूं पर मुझे इतना पता है कि यूपी के लोग अदर स्टेट के कंपैरिजन बहुत कम हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सेंटेंस 101% रॉन्ग है। अच्छा 101% रॉन्ग है। मुझे लगा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, नकारात्मक बात मैं तो अपनी कक्षा में करता नहीं हूं, मेरे विद्यार्थी कैसे करने लग गए। बिल्कुल सही, कोई भी किसी से कम नहीं है, सब बराबर हैं, सब अच्छे लोग हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई भारत जो है वो सबसे अच्छा देश है, क्योंकि सभी स्टेट के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सेंस ऐसा था कि भाई यहाँ के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो मैंने पूछा था कि अच्छा भाई होते हैं क्या, सच में यूपी के लोग होते हैं क्या हार्ड वर्किंग, बताओ मुझे। तो वो सेंस में था, बहुत कोई सीरियस वे में इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था, पर ठीक है आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है यहाँ पे। 440 आनंद स्टूडेंट ऑफ लर्न एंड शेयर, थैंक यू। रुचि का हर लेक्चर पे आ जाता है और थैंक यू वेरी मच रुचि, आप हमेशा से एक्टिव रहते हैं हमारे साथ और सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। देन रूही, प्लीज सर आप एमपी पटवारी के लिए पढ़ाइए। पटवारी के एग्जाम के लिए एमपी पटवारी के अंदर आता है क्या? अभी राजस्थान पटवारी एग्जाम में तो अभी कुछ समय पहले ही हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी जो है दोनों को कंपलसरी करा है, वहाँ के भी पटवारी एग्जाम में आता है क्या? डेफिनेटली देखेंगे रूही इसके लिए भी, पटवारी एग्जाम के लिए। अनुज सर अब सिंथेसिस स्टार्ट कीजिए प्लीज। तो अनुज आपकी बात सर आंखों पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सिंथेसिस ही है। रवि राव कहते हैं 1509 पे करेक्ट सेंटेंस, वेरी गुड, अग्नि बैच से हैं। रामकिशोर कश्यप जो हैं उनका भी रेगुलर आता रहता है और ये भी यही बात बता रहे हैं कि यूपी के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि सही बात है सर कि यूपी के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, इस तरीके से लिखा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर संजय पांडे, ऑल सेंटेंसेस रॉन्ग। ध्रुव यादव, थैंक्स सर। सृष्टि पांडे, थैंक्स अ मिलियन सर। और उसके बाद ऋतु भारद्वाज जो हैं गलत है, सोहन फल खाता है। अच्छा ये सबसे पहले वाला था, सोहन फल खाता है कि खाती है। फिर सृष्टि त्रिपाठी है या त्रिपाठी है, ये है ना, त्रिपाठी है मेरे हिसाब से सरनेम। तो शक्ति त्रिपाठी है, शक्ति त्रिपाठी, थैंक यू सर। नेक्स्ट वीडियो कल हिट दीजिए, ठीक है। सूर्यांश सिंह, कैसे कैसे ऐड आ रहे हैं आजकल चैनल पे? बेटा उस पर एक बार देखा जाएगा, इसका करेंगे एक बार। रुचि फ्यूचर आईएएस, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर आईएएस हैं, जैसे फ्यूचर आरएएस आए थे अभी। तो सॉरी सर मैं आज क्लास टाइम पे नहीं ले पाई। देखिए जब भी आपको टाइम मिले आप क्लास लीजिए, बस मेरी कोशिश ये रहती है कि विदिन 24 आवर्स आप लोग मेरा लेक्चर देख लें, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चलता रहे कि क्या हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ एडिशनल करना है, तो वो मैं टाइम पे कर पाऊँ, है ना, उसलिए कहता हूँ। प्रशांत लर्न एंड शेयर, फिर से इनकी बात हो रही है। शनि जाट सर फोर्थ वाला भी गलत है, ओके कोई बात नहीं। हीना थर्ड इनकरेक्ट है। आकाश रावत उमंग बैच से हैं, हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। अनन्या त्रिपाठी हैं। फिर है अब्दुल अहद, नाम लिखा हुआ है मेरे हिसाब से अब्दुल अहमद है ना, लेकिन यहाँ पे AHAD कर रखा है। मैं बस सोच रहा हूँ कि शायद ये अब्दुल अहमद है इनका नाम। बेसिक पढ़ाई सर जी, हाँ भाई बेसिक से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसीलिए हिंदी को इस बार इंक्लूड किया कि हिंदी के माध्यम से चीज़ें सरल से समझ में आ जाए। उपदेश राठौड़, हेलो सर मैं न्यू हूँ, क्या करी? पढ़ाई करो उपदेश आप पढ़ाई करो, अच्छा रहेगा आपके लिए कि पहले तो जो पूरा बैकलॉग है उसे तो पहले क्लियर करो, कि जो जो पढ़ा दिया गया है ग्रामर के अंदर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, ताकि आगे से आगे चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे। हीना जो है उनका नाम फिर से आया, 2 और 4 इनकरेक्ट है। उषा लाइफस्टाइल, उषा जो है इनका रेगुलर कमेंट आता है। हीना फिर से नाम आया, टीचर एंड अ सिंगर, बिल्कुल सही। प्रशांत लर्न एंड शेयर। फिर सुरजीत कश्यप हैं, ऋतुराज सिंह हैं और शालिनी गुप्ता शॉर्ट्स के नाम से है। थैंक यू सो मच डियर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मन ना भी हो पढ़ने का तो भी मन लगने लगता है। ओके थैंक यू वेरी मच आपके इस कमेंट के लिए। फिर एक केसी एक स्टूडेंट है जिनका मैं नाम पूरा नहीं जानता था। नेक्स्ट है यहाँ पे ललित गुप्ता, ललित गुप्ता हाय लिख रहे थे लेकिन हूँ हो गया। फिर तरुण कुमार है जो अग्नि बैच से हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से देखो यहाँ एक्सप्लेन किया, वो मुझे अच्छा लगा। प्रशांत लर्न एंड शेयर फिर से नाम आया। सत्यम व्लॉग्स, आई के साथ एम और वॉज को छोड़कर सारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल होंगी, वेरी गुड वेरी नाइस। रौनक अंसारी, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, चारों पूरे के पूरे लिखे हैं वापस। और फिर है शक्ति त्रिपाठी, बात हो चुकी है। संदीप कुमार, 2 सही है क्योंकि वुमेन सिंगुलर एंड सिंगुलर है, सिंग्स जो है वो सिंगुलर है।
तो वुमेन बेटा जो यहाँ पर है ये सिंगुलर नहीं है, ये यहाँ पर प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंग्स नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंग होगा, क्योंकि वुमेन की स्पेलिंग में MEN है बेटा, है ना संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार जय हो जय हो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, हेलो, बहुत हेलो आपको भी। संदीप कुमार फर्स्ट गलत है क्योंकि प्लेयर्स में P है, प्लेयर्स प्लूरल हैं और प्लेज सिंगुलर है, बिल्कुल सही। खुशी पांडे, खुशी पांडे, ये कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो तब से रेगुलरली कमेंट से मुझे हौसला देते रहते हैं, जिसमें खुशी पांडे आ गए आपके, निहारिका हैं और एक दो नाम और हैं हमारे, जो चाहे मेरा 11th का लेक्चर आता है 12th का लेक्चर आता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते ही हैं, चाहे लिटरेचर का लेक्चर हो चाहे ग्रामर का लेक्चर हो। तो थैंक यू खुशी। और संदीप है, रोहन फल खाता है, बिल्कुल ठीक। ज्योति यादव रॉन्ग है सर, फल खाता है होना चाहिए। प्रिंस विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, थैंक यू सर, मज़ा आ गया। और फिर है रेनू चौहान, मच हैव बीन सेड बट लिटिल हैव बीन डन, इनकरेक्ट होगा, सही है। रजत यादव फ्यूचर IPS। शकुंतला मीना, सर पोएट्री भी करवा दो, पोएट्री भी करवा दे मैं, अच्छा ठीक है। हाँ, इस बारे में मुझे 2 सेकंड बात करनी थी कि जब ग्रामर रनिंग में आने लगती है सर पोएट्री करा दो, पोएट्री रनिंग में आते सर चैप्टर तो कराए नहीं, चैप्टर कराने लगता है सर ग्रामर छूट गई, ग्रामर कराने सर राइटिंग पोर्शन इतने नंबर का आएगा। अरे भाई थोड़ी तो दया करो मेरे ऊपर, ऐसे कैसे काम चलेगा। बोथ आर हैप्पी वी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। निहारिका तिवारी, फिर निहारिका तिवारी जो है सर इट और इट्स इटसेल्फ के अलावा कुछ नहीं होगा ना, ये बिल्कुल सही है। फिर दीपू भाई जो हैं उनका भी हमारे पास मैसेज आया, सॉरी दीपू भाटी नाम है। निहारिका तिवारी ने शायद मेरा ही वो लगा रखा है, अच्छा मैं ही हूँ इस पिक्चर में, मैं देखने की कोशिश कर रहा था कौन है भाई, लेकिन ये तो मैं ही लग रहा हूँ, है ना, द इंटरव्यू वाले चैप्टर से लिया है। ओके, दीपू भाटी जो हैं उनका भी बहुत अच्छा, उन्होंने देखिए एक एक सेंटेंस को पूरा लिख करके करेक्ट करके बताया कैसे कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। तो इन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना कि सर आप चेक कर लो भले, लेकिन मैंने 8 और 9 के 9 लेक्चर पे कमेंट किया है लेकिन मेरा नाम नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी मुझसे नाराज़ हो। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।